Welcome to Pi Mathematics. Don't forget to like, subscribe to Pi Mathematics and press the bell icon to never miss an update. हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पाई मैथमेटिक्स। मैं विकास कुमार, आपका मैथ्स गुरु। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने सिखलाने वाला हूं। इसके लिए जरूरी है कि क्लास 11th में जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है वो आपको याद होने चाहिए, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर जो लेक्चर 3 हमने आपको दिया है उसके अंदर जितने भी थ्योरम्स या फॉर्मूला हमने आपके लिए करवाया है वो भी आपको याद होना चाहिए। तभी जाकर जो जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सॉल्व करने आपको सिखलाऊंगा वो आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, मैंने पाई मैथमेटिक्स नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल में जो भी वीडियो लेक्चर आज के बाद मैं डालूंगा उसका पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो कॉपी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद पाई मैथमेटिक्स सर्च करना है टेलीग्राम पे। पाई मैथमेटिक्स जब आप लिख रहे होंगे तो कोई स्पेस मत डालिएगा, पाई कोई स्पेस नहीं दीजिएगा, सीधे मैथमेटिक्स लिखिएगा, सर्च करिएगा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। अब उसको ज्वाइन करने के बाद जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं आईटीएफ से रिलेटेड। इसके लिए ज़रूरी है कि और ये 6 फार्मूला जो हम यहाँ पे लिखे हैं ये आपको याद होना चाहिए। जैसे माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा इक्वल टू टेन माइनस थीटा। उसी तरीके से माइनस सेक थीटा इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा, माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट पाई माइनस थीटा। देखिए यहाँ पर टोटल 6 फार्मूला लिखा हुआ है जिसको हमने हाईलाइटेड करके रखा है। इसमें पाई माइनस थीटा यूज हुआ और बाकी सब में सिर्फ माइनस थीटा यूज हुआ। आपके पास ये सिचुएशन रहेगा जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये सिचुएशन मतलब जहां जहां माइनस साइन थीटा देखने को मिलेगा उसके जगह आप क्या लगा देंगे, साइन माइनस थीटा। जहां जहां आपको माइनस कॉस थीटा देखने को मिलेगा वहां पर आप क्या लगाएंगे, कॉस पाई माइनस थीटा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला का याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आया, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइन इनवर्स 1/2। इसका कहने का मतलब है साइन किस डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो याद करिए तो कितना होता है, साइन किस डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री को पाई/6 बोलते हैं, तो देखिए वही आंसर आया, 30 डिग्री आया। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है, अगर उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तभी आपका एग्जाम में नंबर मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे तो हम देखते पहचान गए कि भाई साइन किस डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, पाई/6 का मतलब 30 डिग्री का, तो हमने तुरंत पुट कर दिया। लेकिन ये चारों स्टेप आपने नहीं लिखा, नंबर आपको नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले क्या करना है, जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसका नाम हमने रख दिया ए। अब ये जो साइन इनवर्स है उधर जाकर देखो, इधर इनवर्स है लेकिन उधर चला जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बन जाएगा। इधर इनवर्स फंक्शन है, उधर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उधर जाकर क्या बन गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज कर गया। और इधर कितना बचा, 1/2। अब सोचिए साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री मतलब साइन पाई/6 का। अब ये मान लीजिए ये साइन और ये साइन कैंसिल आउट, तो ए बराबर क्या बचा, पाई/6। ए मतलब क्या था, ये चीज, तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर। अच्छा, ये आंसर मेरा सही है कि गलत है, कैसे पहचानेंगे भाई। तो याद करिए हमने आपको बताया था साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, -पाई/2 से पाई/2। लेक्चर नंबर 3 में हमने ये बताया था आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो हमने आपको नोट डाउन करने बोला था उसमें हमने लिखा था साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू मतलब डोमेन कितना होता है, -पाई/2 से पाई/2। ठीक है, अब देखो पाई/6 मतलब 30 डिग्री इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, क्योंकि ये -90 है और ये कितना है, 90। तो -90 से 90 के बीच में ही क्या करता है, ये 30 डिग्री लाई करता है। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए लिख दिया साइन इनवर्स -1/2।
अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 1/2 था, यहाँ पे कितना आ गया -1/2। अब बोलेगा साइन किसका वैल्यू -1/2 होता है सर, तो इसको हम डायरेक्टली सोच नहीं सकते थे, इसीलिए इसको प्रोसेस लगाए। क्या किया, सबसे पहले इसका नाम ए रख दिए। अब साइन इनवर्स उधर जाके किस में चेंज कर जाएगा, साइन में चेंज कर जाएगा, -1/2। थोड़ी देर के लिए ये जो माइनस साइन मेरे पास है भूल जाइए, सिर्फ याद रखिए 1/2। साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है भाई, तो अभी बताया सर साइन 30 डिग्री मतलब साइन π/6 का वैल्यू। अब देखो माइनस साइन थीटा आ गया, यहाँ पर देखो माइनस साइन थीटा के लिए क्या यूज करने बोले, साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस अंदर इंटर कर गया। अब ये साइन और ये साइन कैंसिल आउट हो गया, तो ए बराबर कितना बचा, -π/6। यही मेरा क्या हो गया आंसर। अच्छा -π/6 इसके बीच लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। जब 30 यहाँ पर होगा तो -30 यहाँ पर होगा, तो इसके बीच में ही लाई कर रहा है, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। चलिए हम कुछ और आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए इसी में बेस्ट कुछ और प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स -1, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको a मान लिए, tan उधर चला गया, tan इनवर्स उधर चला गया, tan a बढ़ गया -1, माइनस को भूल जाइए। 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री का, मतलब 10 π/4, 45 को π/4 बोलते हैं। अच्छा अभी हम जस्ट बताए थे जब -tan थीटा यूज रहता है तो क्या करता है, माइनस अंदर इंटर कर जाता है, तो माइनस अंदर इंटर कर गया, तो tan कट गया, तो ये का कितना मिल गया -π/4। अब -π/4 tan का आप रेंज जानते हैं कितना होता है रेंज, ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, इसको तो याद रखना पड़ेगा बच्चे। अब -π/4 इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, इसलिए मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब कॉसेक इनवर्स -2 दे दिया, फिर कॉसेक को इधर भेज देंगे तो कॉसेक ए में चेंज कर गया, इधर कितना बचा -2, माइनस को भूल जाओ। 2 किसका वैल्यू होता है कॉसेक में, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू, तो कॉसेक π/6 आ गया भाई, कॉसेक 30 मतलब π/6। अब ये माइनस को गैप करना है, क्या करेंगे, फिर से माइनस अंदर इंटर कर जाएगा। 3 चीज में माइनस इंटर करता है, पहला साइन, दूसरा किस में बताइए आप, अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले बताए आपको tan में एंड कॉसेक में, फिर से बता रहा हूँ साइन tan एंड कॉसेक में माइनस इंटर करता है, और बाकी बचा में भी माइनस इंटर करता है, लेकिन अपने साथ किसको ले जाता है, पाई को ले जाता है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया -π/6, -π/6 भी इसके रेंज में बिलोंग कर रहा है। अब आगे आते हैं, कॉट इनवर्स -1/√3 दे दिया, तो कॉट इधर चला गया, तो कॉट ए बराबर -1/√3, किसको भूलेंगे माइनस को, 1/√3 किसका वैल्यू होता है, कॉट π/3 का। अच्छा माइनस कॉट थीटा आ गया ना, तो क्या यूज करेंगे माइनस कॉट थीटा के लिए, कॉट पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉट पाई माइनस थीटा हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई कितना हो गया, 2 π/3, कॉट कॉट कैंसिल आउट, तो ए का वैल्यू कितना मिल गया 2 π/3, यही मेरा क्या हो गया आंसर। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2। इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना है हमको, तो हमने पूरे का वैल्यू को हम ए मान लिए, इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब सिर्फ इसको पिकअप किया, इसको मान लिया थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये तो हमने पिछले वीडियो ने मतलब जस्ट पहले बताया। इधर आ गया कॉस थीटा, यहाँ पे कितना बचा 1/2, कॉस π/3 का वैल्यू होता है 1/2, पुट किया कॉस कॉस कट गया, तो थीटा का वैल्यू कितना निकल गया π/3। थीटा मतलब कितना कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना आ गया π/3, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब इस पूरे को मान लिया फाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपको अच्छे से मालूम है, साइन उधर चल गया तो साइन 5/1/2, साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है सर 30 डिग्री मतलब π/6 का, फिर साइन साइन कैंसिल आउट, 5 बराबर कितना बचा π/6, तो साइन 5 मतलब कितना साइन इनवर्स 1/2 पुट किया π/6 इक्वेशन 3। अब देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, मतलब a बराबर इसके जगह π/3, 2 ऐसा ही रह गया, साइन इनवर्स 1/2 के जगह कितना लिखा गया π/6, इसको मिलाकर सॉल्व कर रखा हमने 2 π/3 आ गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है इवेल्युएट कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स -√3/2 + π/6। तो सबसे पहले इस पूरे को हमने मान लिया ए, पूरे को मान लिया इक्वेशन 1 नाम रख दिया। अब इसको पिकअप किया, इसको मान लिया थीटा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये तो हमने बता रखा है आपको। कॉस इनवर्स इधर चल गया तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा -√3/2।
यहाँ पर कॉस है तो कॉस किसका वैल्यू √3/2 होता है? 30 डिग्री का सर पुट कर रखा। अब यहाँ देखो माइनस कॉस थीटा आ गया भाई, तो माइनस कॉस थीटा के लिए वीडियो की शुरुआत में हमने क्या यूज करने बोला था? कॉस पाई माइनस थीटा यूज करने बोला था, तो पाई माइनस थीटा की जगह कितना है? π/6 हमने पुट कर दिया π/6। अब सॉल्व करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई 5 π/6 आ गया। अब कॉस और ये कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना मिल गया? 5 π/6 बन गया। थीटा मतलब क्या? ये पूरा चीज, तो थीटा की जगह इसको पुट कर दिया, 5 π/6 आ गया। अब इक्वेशन 1 पक लिया हमने, इक्वेशन 1 बराबर कॉस का कॉस रहने दिया। अभी इसका वैल्यू हम लोग निकाले कितना? 5 π/6 पुट कर रखा हमने। अब इसको सॉल्यूशन किया, एलसीएम आया 6, 5 पाई प्लस पाई 6 π/6, 6 कैंसिल आउट, कॉस पाई। कॉस पाई मतलब कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। देखो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। पहला फंक्शन क्या दे रहा है? f(x) बराबर साइन इनवर्स 2x - 3। अब हमको डोमेन निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आपको टेबल याद होगा जो हमने लेक्चर नंबर 3 में बताया था, तो याद करिए साइन इनवर्स x का जो डोमेन हमने बताया था, आपको बताया था क्लोज ब्रैकेट -1 to 1, और रेंज हमने आपको बताया था -π/2 से लेकर π/2। अभी तक हमने जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व किया इसमें रेंज का यूज किया था कि जो आंसर आ रहा है इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हमको डोमेन फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, और डोमेन कहाँ से कहाँ बोल रहा है? -1 to 1 होता है। मतलब इसका आंसर जो आएगा, मतलब कि इसका जो डोमेन आएगा जब हम निकालेंगे तो इस डोमेन का क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, तो अब कैसे यूज करेंगे चलिए चेक करते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं सिंस फॉर साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू कितना? -1 to 1, ये तो हम जानते हैं। अच्छा, इसी इंफॉर्मेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब हमने आपको इंटरवल का कॉन्सेप्ट बताया था लेक्चर 1 में, तो हमने बताया था कि क्लोज इंटरवल को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ आ गया हमने। देखो यहाँ पर x था, तब x -1 to 1 बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर x के जगह कौन आया है? देखो इस पूरे चीज को और इस पूरे चीज को कंपैरिजन करो। साइन इनवर्स दिखा, यहाँ x था तो यहाँ x आया। यहाँ पर x के जगह कौन है? 2x - 3। तो हमने इसीलिए लिखा व्हेन साइन इनवर्स 2x - 3 देन, तब क्या होगा? x के जगह कौन आ गया? 2x - 3, मतलब रिप्लेस हो गया। जब इन दोनों में x के जगह 2x - 3 आ गया, तो यहाँ पर x के जगह, तो यहाँ पर भी x के जगह कौन आ गया? 2x - 3 आ गया। अब देखो अब इसको कैसे सॉल्व किए। फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म एंड मिडिल टर्म को एक साथ ले लिया हमने, देखो यहाँ पे। उसके बाद मिडिल टर्म एंड लास्ट टर्म एक साथ ले लिया हमने। अब इसको एज अ इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। -3 उधर चल जाएगा तो +3 में चेंज कर गया। यहाँ पर भी -3 उधर चल गया तो +3 में चेंज कर गया। +3 - 1 2 दिया, यहाँ पे 1 + 3 4 दिया। अब देखो ये 2 नीचे चला गया तो 2/2 हो गया, ये 2 नीचे चला गया तो 4/2 हो गया। 2/2 कटा 1 और ये कटा तो 2। ये चीज क्या बताना चाह रहा है, इस चीज को समझिए। ये बोल रहा है x जो है 1 से बड़ा होगा, और ये बोल रहा है x 2 से छोटा होगा। चलिए नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ये बोल रहा है x से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। ये क्या बोल रहा है? 1 से क्या होगा? बड़ा। 1 से बड़ा होगा मतलब हम इधर की ओर मूव करने वाले हैं। ये बोल रहा है 2 से छोटा होगा, मतलब हम इधर की ओर मूव करने वाले हैं। तो दोनों के बीच में कौन सा कॉमन पार्ट है? ये वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन है, तो यही मेरा आंसर हो गया। मतलब मेरा आंसर हो गया x कहां से कहां बिलोंग कर गया? 1 से लेकर 2 तक। हाँ, 1 के साथ इक्वल टू का ब्रैकेट लगा हुआ है, सॉरी इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, 2 के साथ भी इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसलिए हमने कौन सा ब्रैकेट लगा दिया? क्लोज। और मेरा आंसर फाइंड हो गया। समझ गए बच्चों? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। f(x) बराबर साइन इनवर्स √x - 1। फिर से साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स ही है, तो साइन इनवर्स के लिए डोमेन क्या होगा? -1 to 1 ही होगा। तो इसी चीज के लिए लिखे फॉर साइन इनवर्स x कहाँ बिलोंग कर रहा है? -1 to 1। और इसी इंफॉर्मेशन को ऐसे लिख सकते हैं -1 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो वेन, इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको? यहाँ सर x है और यहाँ पे √x - 1 है, तो वही काम करते हैं, इसका यूज करते हैं। x की जगह कौन ले आएंगे? √x - 1। देखो ले आया हमने। फिर एज इज, अच्छा ये बताओ
ये स्टेटमेंट में लिखा जब हमने, तो इस -1 को हमने गायब करके 0 लिख दिया। क्यों लिखा? हम लोग जानते हैं बाबू, रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। देखो मान लो लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इस चीज में, ठीक है। यहां पर मैं आपको रफ करके बता रहा हूं। अगर कभी यहां पर x² = 4 लिख दे, तो यहां पर बोलते हैं सर x बराबर √4 लगता है और इसका आंसर +-2 आता है। लेकिन x² लिखा हुआ था, इधर रूट लगा, तो पहले प्लस माइनस लगाइए। अगर x बराबर √4 लिख दे तो इसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा, -2 नहीं आएगा। देखो दोनों में फर्क है। यहां पर x² = 4 था, तो स्क्वायर हटा तो इधर रूट लग गया, और साथ ही साथ आगे में लगता है प्लस माइनस। चूंकि यहां पर स्क्वायर नहीं था, डायरेक्टली ये दिया हुआ था x बराबर √4, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव ही आता है। ध्यान रखना, रूट का आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर देखो लिख रहा है √(x-1) का आंसर कहाँ से कहाँ आ रहा है? -1 to 1। मतलब अगर हम नंबर लाइन पे ले ले तो ये -1 होगा, ये 1 होगा और ये 0 है। यहाँ पे लगा हुआ है रूट, और रूट का मतलब देखो स्क्वायर नहीं है, क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। तो रूट का आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। और ये बोल रहा है -1 to 1, -1 to 0 तो हमेशा नेगेटिव आंसर देता है। और चूंकि रूट लगा हुआ है, यानी आंसर हमेशा पक्का किस के बीच लाई करेगा? पॉजिटिव नंबर के बीच लाई करेगा। पॉजिटिव नंबर कहाँ से कहाँ मिलेगा? 0 to 1। इसीलिए हमने -1 को हटा के 0 लिख दिया, क्योंकि -1 to 1 के बीच में तो आंसर रहेगा, लेकिन कहाँ से कहाँ रहेगा? 0 to 1 रहेगा, ना कि -1 से स्टार्ट होगा। ये नेगेटिव आंसर कभी दे ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? रूट। रूट हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव आंसर देता है। इसलिए -1 से 1 के बीच में हमने देखा कि कहाँ से पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से, और कहाँ तक गया? 1 तक। इसलिए हमने 0 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा? 1। अब फिर एज यूजुअल वही काम करेंगे कि इधर से रूट गायब करना है। यहाँ से रूट गायब करने के लिए दोनों तरफ क्या, तीनों तरफ क्या कर देते हैं? स्क्वायर। तो इस 0 का स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो x-1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1। अब उसके बाद क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म एंड मिडिल टर्म, मिडिल टर्म एंड लास्ट टर्म। देखो ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 उधर चला जाएगा तो 0 + 1 हो गया, -1 उधर चल गया तो 1 + 1 हो गया। सॉल्व किया भाई, तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, फिर वही बात हो गया भाई। 1 से बड़ा मतलब हम इधर जाएंगे, 2 से छोटा मतलब हम इधर जा रहे हैं, तो मिडिल यही मेरा कॉमन पार्ट हुआ, तो यही मेरा आंसर हो गया। अच्छा, क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाए सर आप? क्योंकि यहाँ पर 1 के साथ किसका साइन था? इक्वल का, और यहाँ 2 के साथ भी किसका साइन था? इक्वल का। इसलिए हमने कौन सा ब्रैकेट लगा दिया? क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो फिर से हमको इसका डोमेन ही फाइंड करता है फंक्शन का। इस फंक्शन का भी क्या फाइंड करना है? डोमेन। लेकिन पिछले क्वेश्चन में से सिर्फ सिंगल फंक्शन था, यहाँ पर एक साथ 2 फंक्शन आ गया। यहाँ पर sin इनवर्स x और sin x, यहाँ पर भी sin इनवर्स x और sin इनवर्स 2x, एक साथ 2 फंक्शन आ गया। तब क्या करें? तब ऐसा सिचुएशन में क्या करना है? इसका डोमेन अलग से निकालो और इसका डोमेन अलग से निकालो, और उसके बाद दोनों के बीच, दोनों के डोमेन के बीच में जो कॉमन पार्ट होगा वो इसका पूरा डोमेन बन जाएगा। फिर से सुनो, इस fx का डोमेन कैसे निकालेंगे? इस पार्ट का डोमेन अलग से निकालेंगे और इस पार्ट का डोमेन अलग से निकालेंगे, और दोनों का डोमेन निकालने के बाद देखेंगे कौन सा पार्ट दोनों में कॉमन है। जो पार्ट दोनों में कॉमन होगा वही इस fx का क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई? कैसे फाइंड करेंगे? चलिए देखिए क्लियरली। डोमेन ऑफ sin इनवर्स x जानते हैं, -1 to 1 होता है, ये तो हम जानते हैं। sin इनवर्स x का डोमेन कितना होता है? -1 to 1 होता है। उसी तरीके से हम लोग जानते हैं sin x का डोमेन कितना होता है? r। ये आपको याद रखना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना? तो दोनों का डोमेन हो गया ये। अब इन दोनों के बीच में कॉमन कौन आएगा भाई? बता। तो देखो रियल नंबर मतलब पूरा -∞ to ∞, और यहां पर बोल रहा है -1 to 1, तो ये -1 to 1। अब बताओ इस पूरे लाइन में और इस पूरे में कौन कॉमन आ रहा है? खुद यही पार्ट कॉमन आ रहा है, तो -1 to 1 इस पूरे फंक्शन का क्या बन गया? डोमेन बन गया। उसी चीज को हमने लिखा है, डोमेन ऑफ fx -1 to 1 इंटरसेक्शन r। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, तो इन दोनों में कॉमन कौन है? -1 to 1, इसलिए ये मेरा क्या बन गया? आंसर बन गया। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोल रहा है fx = sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x, इसका फाइंड करिए डोमेन। तो इसका डोमेन अलग से निकालना पड़ेगा और इसका डोमेन अलग से निकालना पड़ेगा।
अब दोनों के डोमेन का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकाल देंगे, मतलब कॉमन पार्ट निकाल देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखो हमने लिखा है क्लियरली डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका तो जानते हैं -1 to 1, लेकिन इसका नहीं जानते, तो इसका निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, फॉर डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x। देखिए अभी हम जस्ट पिछला क्वेश्चन में बताए थे साइन इनवर्स x था, तो इसके लिए डोमेन को हम लिखे थे -1 to 1, इस तरीके से लिखे थे। तो यहाँ पर x के जगह कौन आ चुका है, 2x, x के जगह कौन आ गया है 2x, तो यहाँ पर 2x पुट कर दिया है ना। अब देखो उसके बाद क्या किया, यहाँ इसको x बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, x। तो इस 2 को तीनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो इधर डिवाइड किया तो -1/2 हो गया, इधर भी डिवाइड किया तो 1/2 हो गया, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बच गया, x। मतलब x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, -1/2 से 1/2। अच्छा यहाँ पर जो लिखा हुआ है -1, तो इसको इंटरवल के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो यहाँ पर -1 की जगह कौन आ गया 1/2, और यहाँ पर 1/2। देखो इंटरवल में हमने चेंज कर दिया। देखो हमको साइन इनवर्स x का भी डोमेन मालूम चल गया, साइन इनवर्स 2x का भी डोमेन मालूम चल गया। अब इन दोनों का क्या निकालना है, हमको कॉमन पार्ट निकालना है। अब कॉमन पार्ट कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पर मान लेते हैं -1 है और यहाँ पे 1 है, -1/2 क्या आएगा, इसके इधर आएगा कि इधर बीच में देगा, बीच में देगा, क्योंकि ये 0 है ना बाबू, तो -1/2 यहाँ पर होगा और 1/2 यहाँ पर होगा। तो बता यहाँ से यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कॉमन पार्ट कौन है, खुद ये वाला कॉमन पार्ट है सर, इसलिए मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन आ गया, विच इज ग्रेटर tan 1 और tan इनवर्स 1, इन दोनों में बड़ा कौन है। जैसे आपसे कोई पूछता है ना 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो आप बोलते हैं 5 बड़ा है, तुरंत पहचानते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी पहचानने बोल रहा है, tan 1 बड़ा है कि tan इनवर्स 1 बड़ा है। तो इसको पहचानने के लिए कुछ बेसिक्स है, वो आपको आना चाहिए। तो उस बेसिक्स को देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले बताइए tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। tan 30 मतलब π/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। tan 45 मतलब π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1। tan 60 मतलब π/3 का वैल्यू कितना होता है, √3। tan 90 मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब आप यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जाओ, देखो क्या ऑब्जर्व करते हो। देखो 0 डिग्री 30 डिग्री, 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 45 का वैल्यू 1, 60 डिग्री का वैल्यू √3। मतलब जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ रहा है, इधर वाला वैल्यू भी क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। देखो 0 से 0 बड़ा कि 30 डिग्री बड़ा, 30 डिग्री बड़ा तो देखो वैल्यू भी बड़ा, 30 डिग्री बड़ा कि 45 डिग्री बड़ा, 45 डिग्री बड़ा, इसलिए वैल्यू भी क्या आया, बड़ा आया। तो कभी अगर आपसे हम पूछ दे tan 30 डिग्री का वैल्यू बड़ा होगा कि tan 180 डिग्री का वैल्यू बड़ा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एंगल बड़ा है। समझ रहे हैं बच्चों। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, हम लोग जानते, देखो लिखा है tan थीटा इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। tan थीटा क्या होता है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन कहने का मतलब है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा वैल्यू भी क्या करते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो उसी चीज को लिखा है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14, ये तो आप जानते हैं। तो π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, इसका हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा मतलब 1.57 हो जाएगा। π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा मतलब 0.78 हो जाएगा सर। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं। अच्छा ये पहले बताओ 1 बड़ा कि π/4 बड़ा, तो बोलिएगा सर 1 बड़ा, क्योंकि π/4 का वैल्यू 0.78 होता है और यहाँ 1 दिया तो 1 जाहिर सी बात है ऑब्वियस से बड़ा होगा। तो अब बताओ tan 1 का वैल्यू बड़ा होगा कि tan π/4 का वैल्यू बड़ा होगा, तो बोलिएगा सर जो वैल्यू बड़ा होता है उसके साथ tan भी लगता है तो वही वाला हिस्सा बड़ा हो जाता है। तो दोनों तरफ tan लगा दिए तो कौन हिस्सा बड़ा रहेगा, 1 ही वाला हिस्सा बड़ा होगा, क्योंकि जो बड़ा होता है वही वाला हिस्सा बड़ा हो जाता है। tan के टर्म में, साइन कॉस उसके बारे में अभी हम नहीं बात करें, tan के टर्म में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन tan π/4 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। tan π/4 का वैल्यू कितना पुट कर दिया, 1, इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब अगला स्टेप में फिर से इसी स्टेटमेंट को हमने कॉपी किया, इस स्टेटमेंट को फिर से हमने कॉपी किया। अच्छा हम लोग जानते हैं tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4 होता है, ये हम लोग जानते हैं। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4 होता है। क्यों, क्योंकि जानते हैं सर इसका मतलब होता है tan किस डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो आप आंसर में बोलते हैं π/4। तो यहाँ पर π/4 के जगह हमने क्या लिख दिया, tan इनवर्स 1 लिख दिया, इसको मान लिया इक्वेशन 2।
अब इक्वेशन 1 और 2 को मर्ज करेंगे। मर्ज कैसे करेंगे सर? तो दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन है? 1 कॉमन, तो हमने सबसे पहले लिखा 1, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा 1। 1 से 10, 1 क्या है? बड़ा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। देखो इस पर कंसंट्रेट करो, देखो इसी स्टेटमेंट को हमने कॉपी किया कि नहीं किया। अब उसके बाद इसको देखो, यही स्टेटमेंट कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। अब इस स्टेटमेंट के बाद ये स्टेटमेंट हमने कंक्लूजन के रूप में लिख दिया। कैसे लिख दे सकते हैं सर इसको? आप देखिए, मान लेते हैं 3 लोग हैं, पहले का हाइट है 5 फीट, ये दूसरे का हाइट है 7 फीट, और ये तीसरे का हाइट है 2 फीट। तो ये लड़का इस 5 फीट वाले से तो बड़ा है, और ये लड़का इस 2 फीट वाले से बड़ा है। तो इन दोनों के बीच क्या कंक्लूजन निकलेगा? कि ये वाला लड़का इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब 7 फीट 2 फीट से बड़ा होगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है। देखो ये लड़का ये है, ये लड़का ये है, ये लड़का ये है, तो इन दोनों के बीच कंपैरिजन कौन लगेगा? ये वाला हिस्सा इससे क्या हो जाएगा? बड़ा हो गया। और यही तो हमको खोजना था कि विच इज ग्रेटर, कौन ग्रेटर हो गया? tan 1 बड़ा हो गया, किससे? tan इनवर्स 1 से। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। बोल रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच tan इनवर्स n डिवाइडेड बाई पाई इज ग्रेटर देन पाई बाई 4। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहाँ n बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, ध्यान देना। ये हमको गिवन किया हुआ है और n का वैल्यू ऐसा खोजना है और इसमें पुट कर देना है ताकि ये चीज पाई बाई 4 से बड़ा आ जाए। तो खोजने के लिए क्या किया हमने? इसको पूरा कॉपी किया भाई। अच्छा, पाई बाई 4 की जगह tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है? पाई बाई 4 का। तो पाई बाई 4 को रिप्लेस करके हमने tan इनवर्स 1 लिख दिया। अभी कुछ देर पहले बताया था, पहले बताओ tan 45 डिग्री बड़ा या tan 180 डिग्री बड़ा? तो आप बोलेगा सर tan 180 बड़ा हो गया। अच्छा, दोनों तरफ tan को कैंसिल कर दो तो बचेगा 45 और इधर बचेगा 180। अब कौन बड़ा? तो बोलेगा 180 ही बड़ा। मतलब जिधर वाला बड़ा होता है अगर वहाँ से हटा भी दें tan वाला टर्म तो वही वाला हिस्सा बड़ा रहता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए पाई बाई 4 को हटा के tan इनवर्स 1 लिख दिया, tan इनवर्स और tan इनवर्स काट दो तो कौन बड़ा होगा? तो बोलेगा यही वाला हिस्सा बड़ा रह गया, तो वही हिस्सा बड़ा रह गया हमारा। अब देखो पाई इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ तो पाई हो गया, यानी n का वैल्यू पाई से बड़ा होगा। पाई से बड़ा होगा मतलब 3.14 से बड़ा होगा। 3.14 से बड़ा होगा। n का इतना मालूम चल गया, हमको n का वैल्यू खोजना है और n का वैल्यू 3.1 से बड़ा होगा। एंड n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो बोल रहा है मिनिमम वैल्यू खोजना है हमको, सबसे छोटा वैल्यू खोजना है n का, जिसके कारण ये बड़ा दे दे हमको। तो n नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और बोल रहा है 3.14 से बड़ा होगा। तो 3.14 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन है? तो बोलेगा 4, इसलिए n का वैल्यू कितना हो गया? 4। अरे ये आंसर होगा। तो बोलेगा सर n बराबर 5 नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन हमको सबसे मिनिमम बोला था। सबसे मिनिमम कौन मिलेगा? 3.14 से सबसे बड़ा नहीं, जस्ट इससे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है? 4। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन होता है? इन्फिनिटी। हमको बोला था सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन होगा? 4 ही होगा, क्योंकि हमको 4 से स्टार्ट ही होना है, इसलिए n का वैल्यू कितना हो गया? 4। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन के रिमूव करते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ सेक इनवर्स 2x + 1। अच्छा, पिछला क्वेश्चन में हमने पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या निकाला था? साइन इनवर्स का डोमेन निकाला था, लेकिन यहाँ किसका पूछ दिया? सेक इनवर्स का। तो फिर एज यूजुअल जो स्टेप हमने साइन इनवर्स के लिए लगाया था वही स्टेप यहाँ भी हम लगाएंगे। हमने वहाँ पर लिखा था साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, यहाँ पर हमने किसका लिखा है? सेक इनवर्स x का रेंज क्या होता है? सेक इनवर्स x का रेंज कितना हो गया? r माइनस ओपन ब्रैकेट -1 to 1। इसी स्टेटमेंट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये वाला। नहीं समझ में आया? चलो इसको समझाते हैं। r माइनस -1 to 1 मतलब होता है कि ये रियल नंबर -∞ to ∞, इसका रेंज बता रहे हैं। सेक इनवर्स x का रेंज कहने का मतलब है r माइनस -1 to 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि पूरे रियल नंबर में से किसको हटा दो? -1 से 1 के बीच वाला नंबर को हटा दो। तो इस पार्ट को हटा दिया हमने, ये मेरा रेंज नहीं होगा।
ये मेरा रेंज होगा और ये मेरा रेंज होगा, ये दोनों रेंज है। मतलब क्या, ये वाला रेंज के बारे में क्या बोलेंगे, -1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और इस रेंज के बारे में क्या बोलेंगे, 1 से इन्फिनिटी तक। तीसरी स्टेटमेंट को लिख दिया। इसका कहने का मतलब है x का आंसर होगा -1 से छोटा, और इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 1 से क्या होगा, बड़ा। तो इसी स्टेटमेंट को एक नए ढंग से हमने यहाँ पे लिख रखा। अब इसको समझो, देखो सेक इनवर्स x था तो ये स्टेटमेंट लिखा हमने, x था तो यहाँ पर x आया। अब यहाँ पर x का जगह कौन है, 2x + 1, तो यहाँ पर x को हटाकर क्या लिख देंगे, 2x + 1। तो देखो यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, दो ये वाला चीज़ सेम है, ये वाला चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है, बस x हटकर कौन आ गया, 2x + 1। उसी तरीके से इसको और इसको देखो, ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम, x हटकर कौन आ गया, 2x + 1। अब इसको सॉल्व करना, +1 उधर चल गया तो -1, तो -1 पहले से था, ये +1 गया तो -1 हो गया, ये +1 था उधर जाके -1, -1 -1 -2 दे देगा, और ये 2 नीचे आ गया, ये दे दिया 0, और यहाँ पे कितना बचा 2x, 2 और -2 कट गया तो -1, और ये 2 नीचे जाके दिया तो 0। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, -1 से छोटा, और ये क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा। स्टेटमेंट चलो यहाँ पे लिखते हैं, ये -1 और ये 0, ये दोनों नंबर को, -1 से छोटा, -1 से छोटा मतलब ये 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब ये हो गया। मतलब इस स्टेटमेंट को आपके क्या लिखेंगे, माइनस, इधर कौन बड़ा मतलब -∞, और इधर बड़ा मतलब क्या है, इन्फिनिटी, -∞ to -1, और ये भी तो आपके आंसर में है, इसलिए बीच में क्या लग गया, यूनियन 0 to ∞। बोलिए सर जब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -1 to 1, तो क्या इसको नए ढंग से नहीं लिख सकते, यस देखो r -1 to 1 मतलब पूरा रियल नंबर लीजिए, किसको हटा दीजिए, -1 से 1 के बीच का नंबर को हटा दीजिए। तो हमने वही लिखा, पूरा रियल नंबर लिया, किसको हटा दिया, माइनस मतलब होता है हटाना, किसको हटाया, -1 से 0 के बीच का सारा नंबर हटा दिया। इस तरीके से ये भी प्रॉब्लम मेरा क्या हो गया बच्चे, सॉल्व हो गया। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोल रहा है फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) = sin इनवर्स x - tan इनवर्स x। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। हम जान गए एक से ज़्यादा फंक्शन आ गया मतलब पहले इसका रेंज निकालेंगे, उसके बाद इसका रेंज निकालेंगे, सॉरी रेंज बोलते हैं, डोमेन निकालेंगे, पहले इसका डोमेन निकालेंगे, उसके बाद इसका डोमेन निकालेंगे, और दोनों डोमेन के बीच में जो कॉमन पार्ट होगा वही इस f(x) का क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को कॉपी किया। हम जानते हैं सेक इनवर्स x का डोमेन कितना होता है, r -(-1 to 1), ये हम पहले से जानते हैं। tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, पूरा रियल नंबर होता है, ये भी हम पहले से जानते हैं। तो इस पूरे f(x) का डोमेन क्या होगा, इन दोनों के बीच का कॉमन आंसर होगा। तो चलिए इन दोनों के बीच का कॉमन आंसर कौन होता है भाई, ये बोल रहा है पूरा रियल नंबर, पूरा रियल नंबर मतलब -∞ to ∞, ये बोल रहा है पूरा रियल नंबर लीजिए लेकिन -1 to 1 छोड़ दीजिए। तो -1 to 1 छोड़ दिए, चलो इसको हटा दिए, तो कौन सा बचा पार्ट, ये पार्ट बचा और ये पार्ट बचा, मतलब पूरा रियल नंबर लेना है, किसको छोड़ के, -1 to 1। तो वही हमने लिखा है डोमेन ऑफ f(x), इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, यही मेरा आ गया, आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों कुछ और प्रॉब्लम को हम लोग सीखते हैं सॉल्व करना। देखिए बच्चों हमने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर sin π/3। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर cos 2π/3। थर्ड क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स tan 3π/4। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए याद करो जब हमने टेबल में लिखा था थ्योरम्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो थ्योरम नंबर 1 में ये तीनों फार्मूला लिखा होगा। टोटल थ्योरम नंबर 1 में 6 फार्मूला था, 3 क्वेश्चन है तो तीनों फार्मूला हमने लिखा है। देखिए हमने क्या लिखा है, साइन इनवर्स sin x = x, x बिलोंग्स टू -π/2। मतलब कहने का ये है कि ये पूरा फार्मूला तब काम करेगा जब x मतलब ये आंसर, ये वाला जो x है ये -π/2 से π/2 के बीच में हो। उसी तरीके से ये फार्मूला तब काम करेगा जब ये x 0 से पाई के बीच में हो, और ये फार्मूला तब काम करेगा जब ये x ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 के बीच में हो, तभी ये तीनों फार्मूला काम करने वाला, अदरवाइज काम नहीं करने वाला। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों तो लगभग सेम लग रहा है सर, ये फार्मूला काम कर जाएगा अगर ये x मतलब ये π/3 इसके बीच में हो। तो देखो -90 और ये कितना 90, π/2 मतलब 90 होता है, तो ये -90 और 90। तो देखो बच्चों ये -90 हो गया और ये हो गया 90। अब बता π/3 मतलब कितना 60 डिग्री, क्या 60 डिग्री इसके बीच में लाई कर रहा है,
यस सर, 60 डिग्री इसी के बीच में लाई कर रहा है, मतलब इसका आंसर डायरेक्टली कितना हो गया, π/3। तो हमने लिखा है क्लियरली π/3 जो है इसके रेंज में बिलोंग कर रहा है। π/3 इसके रेंज बोलते हैं, डोमेन में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, इसलिए आंसर कितना हो गया, सीधे π/3। अब चेक करते हैं 2π/3 इसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 2π/3 मतलब कितना, 60 डिग्री, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 120। आंसर किसके बीच होना चाहिए, 0 से 180 के बीच में, तो 120 तो इसके बीच में है ये, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2π/3। तुरंत आंसर दे दिया हमने। अब आगे आते हैं, यहाँ देखो x किसके बीच बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब -90 से 90 के बीच में। 3π/4 का आंसर कितना होगा, π/4 मतलब 45, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135, 135 इसके डोमेन से क्या चला गया, बाहर चला गया। तो हमने लिखा है सिंस 3π/4 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, मतलब इसका आंसर 3π/4 तो नहीं होने वाला है, इसका आंसर 3π/4 तो नहीं होने वाला, कुछ और होने वाला है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पिकअप किया। अब देखो ये जो 3π/4 है इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। क्या कर दिया, 3π/4 को लिख दिया π-π/4। देखो इसको सॉल्व करो, 4π - π, 3π/4 ही तो दे दिया ना, तो हमने इसको क्या लिख दिया, π-π/4। अब कैसे जाने सर इसको π-π/4 आपको लिखना है, तब देखो 4 के टेबल में 3 आता है, नहीं सर, 3 4 से जस्ट छोटा हो गया ना, ये तो बात तय है। तो 4 के टेबल में 3 से जस्ट बड़ा कौन आता है, ध्यान दो, 3π/4 को हमने कैसे ब्रेक किया वो ध्यान से सुनो। 4 के टेबल में 3 नहीं आता है, क्योंकि 3 तो 4 से छोटा है। तो हम सोचे कि 4 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 से जस्ट बड़ा कौन आता है, तो बोलिएगा सर 4 आता है। कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, तो 1 टाइम्स मतलब पाई लिख दो। अच्छा 1 टाइम्स में 4 आया, 3 नहीं आया है, कितना आ गया, 4 जो है 3 से बड़ा है, तो 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ गया। क्या माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्चुअली 1 टाइम में कितना आया, 4 आया है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 1 मतलब पाई माइनस कर दो, तो π/4, इसलिए लिख दिया π-π/4। अच्छा 10π - थीटा बराबर कितना होता है, याद करो, 10π - थीटा बराबर होता है -10 थीटा, कितना होता है, -10 थीटा आ गया। अब बताओ -10 थीटा को हमने क्या लिखने बताया था, शुरुआत का जब हम क्वेश्चन बता रहे थे, -10 थीटा बराबर हमने लिखने बोला था 10 - थीटा लिखने बताया था आपको, तो -10 थीटा हो गया। अब अब आ गया -π/4 इसके बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, चेक करो, -π/4 मतलब -45 डिग्री, -45 -90, 90 के बीच में ही बिलोंग करता है, इसलिए मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो 3π/4 को मॉडिफाई करके हमने -π/4 बना दिया और वही मेरा आंसर हो गया। चलिए समझ में आया होगा तो ठीक, नहीं तो इससे रिलेटेड और 1-2 प्रॉब्लम करते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, cos इनवर्स cos -π/3। तो इसका ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ये तभी मेरा एप्लीकेबल होगा जब ये x किसके बीच होगा, 0 से पाई के बीच में होगा। क्या -π/3 0 से पाई के बीच में, पहले तो सर माइनस आ गया, ये तो सिर्फ पॉजिटिव आंसर बता रहा है, 0 से 180 डिग्री के बीच में, तो पक्का नहीं बिलोंग करेगा, ये तो हम जान गए। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को कॉपी किया। हम लोग जानते हैं बच्चे cos - थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा होता है, ये फॉर्मूला जानते हैं, मतलब ये माइनस गायब हो जाता है। तो यहाँ पर से ये चीज़ देखो और ये चीज़ देखो सेम है, तो यहाँ पे माइनस गायब कर दिया तो कितना बचा, π/3। अब π/3 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस सर कर रहा है, इसलिए यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखो लिखा हुआ tan इनवर्स tan 7π/6, इसका डोमेन जानते हैं, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। π/6 मतलब कितना, 30 डिग्री, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 210 डिग्री, इससे पार कर गया, बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब सर इसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो हमने 7π/6 लिख दिया। अब देखो 7π/6 को कैसे करेंगे, 6 के टेबल में 7 आता है, नहीं सर नहीं आता है, तो 7 6 से बड़ा है, ये तो बात तय हो गया। अच्छा 7 से जस्ट छोटा कौन आता है, 6, कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, तो पाई लिख दिया। अच्छा 6 आया, जबकि हमको चाहिए कितना था, 7, तो 1 जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस करो पाई, और यहाँ पे कितना आ गया 6, तो 6π + पाई, 6π/6। अच्छा तो यानी 7π/6 को क्या लिख दिया, पाई + π/6 लिख दिया, ठीक है। अच्छा ये बताओ
टेन पाई प्लस थीटा का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है टेन थीटा। कैसे जाने सर? हमने क्वाड्रेंट वाला खेल बताया था ना, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पाई बाई 6। अब देखो पाई बाई 6 इसके बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं? पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, माइनस 90 से 90 के बीच में बिलोंग करता है, इसलिए यही मेरा क्या हो गया? आंसर। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बच्चे और भी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करें। देखिए बच्चे, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसीलिए आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बता दिए बस आपका काम हो गया, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तब ये मैटर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए तब थैंक यू फॉर वॉचिंग।